शिक्षा सप्ताह के नाम से एक कार्यक्रम रेडियो उमनी 90.0 एफएम पर मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे ऋषभ। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं शो करियर की उड़ान में, जिसमें बातें होती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके करियर की। फ्रेंड्स, आज एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसको लेकर के हमारे समाज में कुछ ना कुछ भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं। तो आज जो कुछ भी आपके मन में कन्फ्यूजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि आज आपके बीच में रेडियो उमनी 90.0 एफएम के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेश मिश्र, शिक्षाविद, राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक तथा सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उत्तर प्रदेश। तो सर, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं रेडियो उमनी 90.0 एफएम के स्टूडियो में। धन्यवाद ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें आमंत्रित करने के लिए आज इस कार्यक्रम में। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आज चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसको लेकर के हमारे देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासकर युवाओं को। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको लेकर के वर्तमान में हमारी सरकार क्या प्रयास कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या क्या मुख्य बातें हैं, इस पर आप प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल ऋषभ जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की जो चौथी वर्षगांठ है, इस पे मैं बधाई देता हूँ सभी देशवासियों को, सभी श्रोताओं को। जी। और ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में लगभग 30 से 35 साल बाद 1986 के बाद जी। ये दूसरी जो है शिक्षा नीति जो आई है, इतने लंबे अंतराल के बाद, वो हमारे भारत देश को विकसित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 विकसित भारत का, उस लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तरह से मददगार साबित होने जा रही है। जी। बड़े व्यापक लक्ष्यों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, जो इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, जी। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था देश की नई शिक्षा नीति बनाने के लिए। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस पर फिर राष्ट्रव्यापी फीडबैक लिए गए। फाइनली 29 जुलाई 2020 को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। और वो उस नीति के अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ये शिक्षा नीति से क्या क्या बदलाव होंगे, उसमें पूरी शिक्षा की आमूल चूल व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेके हायर एजुकेशन और साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन, नौकरियों की जहां तक स्किल एजुकेशन की बात होती है, उसमें बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन आने वाला है। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय वाक्य है, वो है राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण। मतलब हम ये नीति जो है राष्ट्र हित की बात करती है। राष्ट्र हित में जो भी चीजें अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल है। साथ ही साथ चरित्र निर्माण की भी बात करती है। मतलब हम विकास विनाश के तर्ज पे नहीं, उस पे नहीं करना चाहते हैं। हम विकास भी करना चाहते हैं और चरित्र निर्माण भी करना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी बात करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चीजों पे काम होना है, जिस पे प्रारंभ भी हो गया है। एक तो कि 2030 तक हमारा कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो और 12वीं पास, 12वीं 10+2 का जो पहले हमारा कॉन्सेप्ट था, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बदला गया है। अब 5+3+3+4 इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जिसमें शुरुआत के 5 साल जो होंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन के होंगे, फिर 3 साल प्रिपरेटरी क्लास के होंगे, मतलब 3rd, 4th, 5th क्लास, फिर 3 क्लास जूनियर कक्षाओं के लिए होंगे 6th, 7th, 8th, और उसके बाद अंतिम 4 साल जो हो माध्यमिक के लिए होंगे 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति में एक कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपने देखा होगा कि भी एक नई व्यवस्था दी है कि मातृभाषा में शिक्षण। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के चलते बच्चे ना तो उस माध्यम से जुड़ पा रहे थे और अपनी चीजों को भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। तभी सरकार ने कहा प्राथमिक शिक्षा जो भी होगी वो उनकी मातृभाषा में होगी। भाषा अवधी बोलता है, हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, जो भी बच्चा जहाँ बोली जाती है उसको प्रारंभिक शिक्षा उसमें दी जाएगी, कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरा क्या है कि इसमें जो है ग्लोबल सिटीजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब यह है कि हमारा छात्र जो पढ़ के निकले, जो पढ़ाई करके निकले, वो पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे पाए। ये नहीं कि भारत में
या उत्तर प्रदेश में, वो दुनिया के किसी देश में जाए, इतना सशक्त उसको हमारी ये नीति बनाने की बात करती है। जी। साथ ही साथ स्किल एजुकेशन पे बहुत फोकस है इसमें। Skill। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे युवाओं के लिए, अभी तक होता था जब इंटर पास बच्चा होता था तो फिर जाता था पॉलिटेक्निक करने, इंजीनियरिंग करने। जी जी जी। अभी जो है हम 6 क्लास से स्किल एजुकेशन नई शिक्षा नीति में लागू करने जा रहे हैं। 6वीं क्लास से ही उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, और बच्चा अगर हाई स्कूल के बाद ही क्लास छोड़े, इंटर के बाद ही स्कूल छोड़े, तो भी वो कुछ एक गुण सीख के निकले जिससे उसका जीवन यापन हो सके। बिल्कुल। साथ ही साथ इसमें और एक बड़ा काम हुआ, विषय चुनने की आजादी। अच्छा। हम सभी लोग जब पहले पास करे थे इंटरमीडिएट, अगर आर्ट से बच्चा पास किया जी। तो बीएससी नहीं कर सकता था, या उसको बीएससी का नहीं सब्जेक्ट जी, दिया, अब बिल्कुल कर नहीं। सकता है वो। अब विशेष आप पहले जो कॉम्बिनेशन होता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, वो हिंदी नहीं लेता, वो ईवीएस नहीं ले सकता था, वो ले बिल्कुल। सकता है वहाँ पे। अच्छा। तो अब जिसका जो भी बच्चे का इंटरेस्ट होगा, जिसमें वो नई शिक्षा नीति के तहत वो कर ले सकता है। जी इसका जो महत्वपूर्ण, अगर पूरी बात हमें 2-3 शब्दों में कहेंगे जी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन 5 जो इसके आधारभूत स्तंभ है, जी जिसपे पूरी काम करती है, उसमें सबसे पहला है एक्सेस। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संकल्प है कि शिक्षा, हर व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच हो, गरीब हो, धनी हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, शिक्षा उस तक पहुंचे, जी। ये सुनिश्चित करने की बात करी गई है। दूसरा जो हमारा मानदंड है वो है इक्विटी। ये एनईपी क्या है? भागीदारी, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करती है। जी समाज के निचले तबके, मध्यम वर्गीय, ऊपर सबको भागीदारी मिलाने की बात करती है। जी। तीसरा क्वालिटी की बात करती है, जो गुणवत्ता की बात होती है कि हर बच्चे को न केवल शिक्षा मिले काम चलाओ, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करने की बात एनईपी में है। और चौथी जो बात है, एफोर्डेबिलिटी, माने किफायती, शिक्षा सस्ती हो। आज शिक्षा की महंगाई पे बड़ी चर्चा हो रही है। बिल्कुल बहुत सर। सारे स्कूलों में इतने महंगे फीस स्ट्रक्चर है कि आदमी चाह के भी अपने बच्चों को वहाँ नाम नहीं लिखा पाता, पढ़ा पाता है। तो हमारे सारे स्कूल ऐसे हों, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब ऐसे हों, सस्ते हों, जिस पर जो भी गार्जियन जहाँ जाना चाहे वो उस स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवा सके। तो इसको किफायती भी बनाने की बात करी गई है। जी। और जो 5वां महत्वपूर्ण स्तंभ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जी। वो अकाउंटेबिलिटी, माने जवाबदेही। उसमें शिक्षा व्यवस्था में जो भी लोग जुड़े हों, जी। वो शिक्षक हो, वो समुदाय के लोग हों, वो मैनेजमेंट हो, वो हमारे विभाग के अधिकारी हों, नीचे से ऊपर तक जी। सबकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात करी गई है। ऐसी शिक्षा नीति जब लागू होगी तो निश्चित तौर पे, और लागू हो रही है कई चरणों में, चूंकि 2040 तक का लक्ष्य रखा गया है, पूरे जितने भी इसमें स्टेप्स हैं उसको लागू करने के लिए, तो धीरे धीरे चीजें आप देख रहे हैं, किताबें बदली जा रही हैं, रोज पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, पूरा इस सब के बदलने के साथ कंटिन्यूअस काम चल रहा है। और निश्चित तौर पे जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगी तो बहुत ही हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च स्तरीय होगी, और भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरी दुनिया में डंका बजेगा, ये मैं कह सकता हूँ। एक चीज और आपको जोड़ना चाहता हूँ जी बिल्कुल कि इसमें शिक्षा सप्ताह के नाम से एक कार्यक्रम आज 4 वर्ष पूरे हुए हैं, इसमें भारत सरकार द्वारा जी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 7 दिन के लिए 7 गतिविधियां सरकार ने जारी करी कि हमारे हर स्कूल में वो सारी गतिविधियां डेली आयोजित हों, और हो भी रही हैं। आज उसका अंतिम दिन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में जी ये गतिविधियां संचालित की गई हैं, और सफलतापूर्वक संचालित की गई हैं। अच्छा। पूरी दुनिया इसको देख रही है, सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल विभाग के ऊपर से नीचे तक, जिसमें 22 जुलाई से कार्यक्रम शुरू हुआ। तो 22 को जो पहला दिन था, हमारे सारे स्कूलों में टीएलएम डे के रूप में मनाया गया। टीएलएम डे में बच्चों ने, टीचर्स ने बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधियों के लिए टीएलएम बनाए। उनका प्रस्तुति शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब ऐसी चीज कि जो सिखाने में काम आए, क्योंकि बच्चे खाली ब्लैक बोर्ड से नहीं सीखते हैं, बच्चे छू के महसूस करके सीखते हैं। तो ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाए बच्चों ने, शिक्षकों ने, और उनके सहारे क्लास संचालित किए जा रहे हैं। जी। दूसरा जो दिन था हमारा 23 जुलाई का, वो एफएलएन डे के रूप में मनाया गया। अच्छा। एफएलएन डे मतलब कि हमारी एनईपी में एक व्यवस्था करी गई है प्राथमिक शिक्षा में फाउंडेशनल लर्निंग, कि बच्चा शुरुआत में उसकी शिक्षा कैसे हो। जब पहले दिन स्कूल आता है तो शुरुआत के 5 साल उसके कैसे शिक्षा व्यवस्था हो, उस पे निपुण भारत मिशन के नाम से एक अभियान चल रहा है, जिसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों को, बाल वाटिका के बच्चों को जो मिनिमम गुणवत्ता है वो देने की बात कही गई है। तो एफएलएन डे के रूप में मनाया गया, उससे रिलेटेड गतिविधियों का आयोजन किया गया। तीसरा दिन हमारा जो था वो 24 जुलाई को था,
शिक्षा में वो स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया गया, स्पोर्ट्स डे, क्योंकि ओके। बच्चों के लिए खेल उनके सामाजिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो खेलों का आयोजन हमारे स्कूलों में किया गया, अलग अलग खेल आयोजित किए गए। जी और चौथा जो दिन था वो 25 तारीख को था। उसके अंतर्गत कल्चरल डे के रूप में उसको हम लोगों ने मनाया जी, और स्कूलों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। अच्छा साथ ही साथ जो 5वां दिन था वो स्किलिंग डे के रूप में था और आईसीटी के उपयोग के रूप में था। जी मतलब बच्चे को कौशल आधारित शिक्षा कैसे दी जाए, तो बच्चों ने ढेर सारे छोटे छोटे क्राफ्ट बनाए, खिलौने बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, टीचर्स ने भी बनाए। जी तो इन सबका बड़ी संख्या में प्रदर्शन हमारे स्कूलों में हुआ। साथ ही शिक्षा पे आजकल तकनीक का प्रभाव है, तो बिल्कुल बच्चे लैपटॉप से कैसे पढ़ाई करें, स्मार्ट क्लास में कैसे चलाएं, कैसे मोबाइल में दीक्षा ऐप का उपयोग करें, इसको लेके ढेर सारे प्रयास किए गए। 26 तारीख को जी, जो हमारा 27 जुलाई था वो इको क्लब के रूप में मनाया गया, ओके। क्योंकि पर्यावरण वर्तमान समाज की बड़ी चिंता है। बिल्कुल पर्यावरण को कैसे बचाएं हम, बच्चों को ने छोटे छोटे पौधे लगाए, उनके गार्जियंस ने स्कूलों में आके लगाए, स्कूलों की तरफ से बच्चों के गार्जियंस को पौधे दान किए गए जी। कि वो अपने घरों में भी ले जाके लगाएं। और जो 28 जुलाई और आज का दिन भी जो है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जी। जहाँ पे समुदाय के लोगों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। वो समुदाय के लोग स्कूल में कोई फिजिकल सामग्री दान दे सकते हैं, कोई जो है कक्षा में पढ़ा सकते हैं, जी। या कोई वो जो कुछ भी स्कूल के भौतिक परिवेश में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर किताबें दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, दें। और विद्यांजलि एक पोर्टल है भारत सरकार का, जी उस पे वो रजिस्टर्ड करें ताकि उनके उस योगदान का रिकॉर्ड भारत सरकार और पूरे सिस्टम के पास हो। जी। तो ये पूरा 7 दिन का हमारा कार्यक्रम था, जो लगातार पिछले 7 दिनों से सरकार द्वारा हमारे सारे स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जी। और हमारे शिक्षा विभाग के स्पेशली स्कूल एजुकेशन की जो महानिदेशक हैं आदरणीय मैम के नेतृत्व में पूरा विभाग इसको ग्राउंड लेवल पे एनईपी 2020 को उतारने के लिए संकल्पित है। जी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी एनईपी 2020 लागू होने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़ के उनके लिए बहुत उज्जवल भविष्य होने जा रहा है इस एनईपी 2020 के साथ। जी तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नई शिक्षा नीति का आज जो 4थी वर्षगांठ है, इसके बारे में हमारे छात्र, हमारे युवा, हमारे इसके हितधारक इसकी चीजों को बारीकी से समझेंगे और देश का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है जी। 2047 में विकसित भारत का, उसको पूरा कर सकेंगे। वाह, क्या बात है सर। ये नई शिक्षा नीति का जो है एक बहुत बड़े पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे हम सभी को उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि हम अपनी उम्मीदों को पाने में सफल भी होंगे। तो आपने बहुत ही अच्छे से पूरे जवाब को समेटते हुए, मुझे लगता है नई शिक्षा नीति की जो भी बिंदु थे सभी को समेटते हुए आपने सब कुछ बता दिया। श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अब समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है या किसके लिए है और इससे आपको क्या फायदा हो रहा है। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया रेडियो में 90.0 एफएम को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं श्रोताओं से इजाजत चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है सर के पास भी और मेरे पास भी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के बहुत लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।